नमस्कार, दूरदर्शन मेघालय में आप सबका स्वागत है। मैं अनीता पंडा पुनः उपस्थित हूँ आपके लिए कुछ एक नया योगदान लेकर के, नया ज्ञान लेकर के, नया मनोरंजन लेकर के। एक ऐसे पुस्तक का विमोचन हुआ है जो कि आज पूरे भारतवर्ष में अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं आज़ादी के, उस पर इनसे हैं हम पुस्तक का विमोचन अपने आप में अद्भुत है। कुछ ऐसे शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो कि इतिहास के पन्नों में यदा कदा उल्लेख उनका हुआ करता था, या कुछ गुमनाम थे, कुछ स्थानीय लोगों की लोक भाषा में, लोक गाथाओं में थे, और कुछ शहीद ऐसे थे कि उनकी शौर्य और वीरता की गाथाएं इतिहास में उस तरह नहीं लिखी गई थी जैसी लिखनी चाहिए। ऐसे में ये पुस्तक इनसे हैं हम एक महत्वपूर्ण जानकारियों से भरी हुई है, जिसके संपादक हैं डॉक्टर अवधेश कुमार अवध। ये हमारा सौभाग्य है कि आज डॉक्टर अवधेश कुमार अवध हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। डॉक्टर अवधेश कुमार अवध एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं। ये व्यवसाय से इंजीनियर हैं, लेकिन मन और शरीर, तन मन धन सबसे ये साहित्यकार हैं, देश प्रेमी हैं। इनकी रचनाएं देश विदेश की पत्रिकाओं में नियमित रूप से छपती रहती हैं, और अनेक हलचलों क्या, विश्व में जो अनेक हलचल होते हैं उन पर इनकी बड़ी ही ईमानदार प्रतिक्रियाएं भी होती हैं, कविता के रूप में, काव्य के रूप में, कथाओं के रूप में, आलेख के रूप में। इनके बारे में जितनी बात की जाए उतना कम है, तो हम सीधा पुस्तक की ओर लौटते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अवधेश कुमार अवध जी, आपका इस स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। तो आइए इनसे हैं हम, इस पर हम बातचीत करते हैं जी। तो किसी पुस्तक को, इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक जो कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पे इन वीरों का जो संकलन आपने निकाला है, आप संपादक रहे हैं जी। इससे महत्वपूर्ण बात हो ही नहीं सकती। तो इसकी संकल्पना आपके मन में कैसे आई? जी, ये बहुत ही आवश्यक प्रश्न है आज के समय का। हम लोगों ने बचपन से पढ़ा देखा कि इतिहास में बहुत सारे लोग गुमनाम रहे जी, और कुछ लोगों के बारे में थोड़ी बहुत यदि चर्चा हुई भी है तो वो कहीं ना कहीं एक पक्षीय हो गई, एक हाशिए पे हुई है। जी। जैसे हम लें नालंदा विश्वविद्यालय जैसा विश्वविद्यालय जलाया गया, बख्तियार खिलजी ने जलाया, और हम इतिहास को बख्तियार खिलजी की नज़र से देखने लगते हैं, तब सवाल उठता है कि ये हो क्या रहा है। जी। जब हम बात करते हैं महाराणा प्रताप जैसे सूरवीर की, तो हम इतिहास अकबर और उनके द्वारा पोषित इतिहासकारों द्वारा हम समझने लगते हैं कि यहाँ गलतियाँ आती हैं। यदि हमको सही चीज़ जानना है तो हमको गीता के बारे में दुर्योधन के नज़रिए से नहीं देखना होगा, सीता के बारे में रावण के नज़रिए से नहीं देखना होगा, ताराचंद के नज़रिए से हम इतिहास को नहीं समझ सकते जी। हमको जब अपना इतिहास समझना है तो हमको अपने महानायकों के नज़रिए से देखना पड़ेगा। बहुत सही, बहुत अच्छी बात। और बार बार ये इतिहास में देखा गया है कि जो विदेशी थे, आक्रांता थे, हमारे देश को क्षति पहुंचाने वाले थे, उनके दरबार के पोषित लोगों ने जो कुछ लिख दिया उसके आधार पर आज इतिहास तैयार है, उसको हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, और हमको अपने पूर्वजों पर जो गर्व होना चाहिए वो हो नहीं पाता, क्योंकि उनकी भूमिकाओं को, उनके त्याग को काट करके हाशिए पर रखा गया है। बहुत सारी कमतर जी। हाँ जी, बहुत सारी, बीच में टोक रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं कि जो
आपने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया है कि जैसे कि मैं अपने मेघालय को लेती हूँ जी तो मेघालय में भी शौर्य वीरता और शहीदों की कहानियां पढ़ाई जाती हैं, जी। लेकिन इस मिट्टी में जो लोग, जो जनजातीय नेता जिन्होंने विद्रोह किया, हाँ गुलामी के विरोध में उन्होंने आवाज उठाई, अपनी तलवार उठाई, जी स्थानीय छात्रों को उनके बारे में बहुत कम पता है क्योंकि वो पुस्तकों में नहीं है। जी जी बहुत कम है। यदि हम मेघालय की ही बात करें जी। तो यदि ऊ तिरोत सिंह की बात करें जो खासी हिल्स से थे, या ऊ कियांग नांगबा की बात करें जो जयंतिया हिल्स से थे, आज का बच्चा इनके बारे में बहुत कम जान पाता है क्योंकि पाठ्यक्रम में, सिलेबस में उनके बारे में बहुत कम चर्चाएं हुई हैं। जबकि सच्चाई है कि इतने पिछड़े हुए राज्य में भी इतनी बड़ी ब्रिटिश हुकूमत से इन्होंने लड़ने का काम किया। जी। यदि तिरोत सिंह को ही लें तो अंग्रेजों ने इनको बहलाने के लिए विकास का एक ख्वाब दिखाया कि हम आते हैं तो हमारे द्वारा यहाँ सड़कें बन जाएंगी, हम शिक्षा का विकास कर देंगे, रोजगार मिलेगा, सारे लोग खुशहाल हो जाएंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, दमन चक्र चला। हाँ, दमन चक्र चलाए, उन्होंने कब्जा करना चाहा। और जब तिरोत सिंह जी ने इस पर आवाज उठाई, उनकी खिलाफत की कि ये देश मेरा, ये राज्य मेरा, आप कौन होते हैं, माटी मेरी है, तो इन्होंने उसके खिलाफ जो है दमन का चक्र अपनाया। अंत में उनको जो है गिरफ्तार करके ढाका भेज दिया, जहां से बाद में वो उनकी मृत्यु की खबर आई। यदि कियांग नांगबा की बात करें, उन्होंने सबसे पहले दो चीजों पर महत्वपूर्ण काम किया। एक, जो विदेशी शिक्षा यहाँ के संस्कृति पर हावी की जा रही थी, उन्होंने उसका विरोध किया। दूसरा, जो होम टैक्स था, हमारा घर और टैक्स लेने वाला बाहरी आ जाए। जी, गृह कर हाँ, जो था। हाँ, टैक्स लेने वाला बाहरी, कि आप यहाँ रहते हो टैक्स दो। उनका खून खौल उठा। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने घर में रहते हुए हम टैक्स आपको क्यों दें। कियांग नांगबा तो बिल्कुल साधारण से किसान के घर के जी बिल्कुल बेटे थे, छोटे से। और जब उन्होंने ऐसा कर दिया तो अंग्रेजों के वो दुश्मन हो गए विदेशी। तो आज के समय में आज की पीढ़ी को ये जानना होगा, ये सिखाना होगा कि इतनी बड़ी ताकत का भी विरोध करना पड़ता है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, अपनी माटी को बचाने के लिए। ऐसे ही तो उदाहरण जो है आपके गारो पहाड़ियों के जो है पोतेगन सांगमा का भी नाम जो उल्लेखनीय नाम है, जिसको कि तथाकथित इतिहासकारों ने साइड में रख दिया, किनारे खसका दिया, उस पर चर्चाएं नहीं करते। जी। ये और इसी संकल्पना को लेकर के इनसे हैं हम की तैयारी की गई कि आज की पीढ़ी इसको समझे, इस पुस्तक को, कि अपने महान पूर्वज जो थे उन्होंने कितना बलिदान किया, कैसे शौर्य के साथ काम किया, उनको जाने, ताकि अपने खून में अपने अस्तित्व के प्रति प्रेम पैदा हो, श्रद्धा पैदा हो, जोश पैदा और गर्व भी हो। जी बिल्कुल। बहुत सुंदर संकल्पना आपके मन में आई और आपने बहुत ही अथक प्रयास किया। तो उसके आगे जब पुस्तक की कल्पना हो गई, संकल्पना तैयार हो गई, योजना पूरी तैयार हो गई, तो उस तरह से किस तरह से आप उनको कार्यान्वित किया आपने उसको? हाँ, इसमें प्रमुख बात आई कि जो हमारे प्रधानमंत्री आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेके एक विचार प्रस्तुत किए। इसके पीछे था कि हमने आज़ादी तो पाई, हमारे पूर्वजों की देन थी, यदि वो नहीं होते तो आज हम नहीं होते, हमारा अस्तित्व नहीं होता, शायद हमारा देश भी इस तरह से नहीं होता जो उनके बलिदानों से है। इसीलिए आपने इसका नाम इनसे हैं हम रखा, क्योंकि ये थे तभी हम हैं। जी। ये अब इसके बाद जो है हमारे झारखंड से R.K. अग्रवाल जी, राजेंद्र कुमार अग्रवाल जी ने हमसे बात की कि एक पुस्तक बननी चाहिए जिससे आज के बच्चे, आज की पीढ़ी कुछ सही चीज जाने। धर्मचंद पोद्दार जी इसको लेके हमसे बात किए, तो हम लोगों ने मिल करके ये सोच स्थापित की कि एक पुस्तक हम लोग लिखें जिसमें समस्त भारत से लेखक आए। जी। उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, पूर्वोत्तर भारत हो, पश्चिम, हर देश के कोने कोने से उसमें लेखक हों। और उन लेखकों को ये दायित्व दिया गया कि आप अपने क्षेत्र के गुमनाम व्यक्तित्वों को चुनें। उन्होंने चुना,
जो छूटे हुए थे, जो मुख्य धारा में जिनका नाम नहीं है, इतिहास ने जिनके साथ उचित न्याय नहीं किया या जिनका जिक्र ही नहीं किया, ऐसे महानायकों को, महापूर्वजों को उन्होंने चुना और सारे लोगों ने अपने लेख को तैयार किया। तैयार करने के बाद इसमें बहुत बड़ी एक समस्या आई। जैसे हिंदी एक विशाल भाषा है, यदि हम देश की बात करें तो पूरे देश में ये चलती तो है, मगर उसकी शैली अलग अलग है, उनके शब्दकोश में भी काफी अंतर है, व्यवहार में भी काफी अंतर है, और उसमें क्या है, स्थानीय शब्दों का प्रयोग भी हो जाता है। हाँ, स्थानीय शब्दों का प्रयोग है। जैसे यदि हम मध्य भारत की बात करें तो वहाँ ध्वज फहराया जाता है। यदि हम यहाँ आसाम की बात करें तो ध्वज उत्तोलन शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते आए हैं, यहाँ पे बातें मुक्ति आंदोलन को लेके होती है, तो कुछ शब्द अपने हैं जो स्थानीय हैं, जो प्रयोग में आते हैं। उन सारे शब्दों को समझना, उन वाक्यों को गढ़ना और उनको संपादित करना देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हिंदी के लेखकों का, लेखिकाओं के आलेखों को तो थोड़ा सा दुरूह कार्य रहा, लेकिन उससे बड़ा आनंद ये आया कि हम लोगों को पूरे देश के बारे में समझने का अवसर मिला जी। इसमें महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इतिहास में जैसे हम 2 लाइन कहना चाहें तो चिकनी चुपड़ी बातों में अब ना बहलाओ, चिकनी चुपड़ी बातों में अब ना बहलाओ, आजादी का सही सही इतिहास बताओ। वाह, आजादी का सही सही इतिहास। आज हम लोग इस पीड़ा से गुजर रहे हैं कि हमारे सामने सही इतिहास नहीं है जी, विध्वंसकारियों के नजरिए से इतिहास है। तो जैसे एक प्रमुख में एक घनानंद शासक थे मगध के, घनानंद को लेके समाज में इतनी ज्यादा आरोप प्रत्यारोप है, भ्रांति है या कुछ सच्चाई भी है। घनानंद एक अच्छा शासक नहीं था, लेकिन घनानंद की चर्चा करते समय हम भूल जाते हैं कि उनके पिता महापद्मनंद, जिन्होंने भारत में केंद्रीय शासन की नींव डाली जी। जिस शासन को लेके आज भी न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के बहुत सारे देश चल रहे हैं अपना करके। तो किसी संतान की गलती के द्वारा या उसके निकम्मेपन होने के कारण क्या हम उसके पिता के योगदान को भुला दें? नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है। लेकिन इतिहास भुलाया। हम महाराणा प्रताप को भगौड़ा कर करके इतिहास परिभाषित करता है। वो भगौड़ा थे, क्यों? हमको जोश कहां से आएगा, गर्व कहां से आएगा? वीर शिवाजी के बारे में बात होती है तो कहा जाता है टोकरी में छिप के भागने वाले थे, वीर कैसे थे? जी जी। तो ये सारी चीजें ये सोचने पर विवश करती हैं। रजिया सुल्तान को हम प्रथम मुस्लिम शासिका के रूप में किताबों में पढ़ाते आए हैं, पढ़ते आए हैं। क्यों? जबकि रजिया सुल्तान से 2000 साल पहले लगभग या 1200 साल पहले रख लें, 1200 साल पहले लगभग रानी नागनिका का कर्नाटक में शासन था जी। और रानी नागनिका ने इतना महत्वपूर्ण शासन किया कि सारे विदेशी आक्रांता उधर से आने का साहस नहीं कर पाए। हम भुला दिए रानी नागनिका को। ललितादित्य का शौर्य, समुद्रगुप्त का शौर्य हम भुला बैठे। तो ये चीजें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम इतिहास को किस तरीके से रखे हैं, और इसी के लिए इनसे हैं हम आज की आवश्यकता बन जाती है, ताकि आज की पीढ़ी जब सही चीज जानेगी तो वहां भ्रांति मिट जाएगी और आगे चल करके ऐसी चीजें इतिहास में नहीं चलेंगी, सच्चा इतिहास सामने आएगा। तो इस तरह से संकल्पना के बाद जब हम लोग आगे कदम बढ़ाए तो तमाम लेखकों का हम लोग सूची तैयार किए जो देश के विभिन्न क्षेत्रों से आते थे। उनसे हम लोग निवेदन किए कि आप ऐसे गुमनाम पात्रों को खोजें जिनके बारे में इतिहास में वर्णन नहीं है या वर्णन कम हुआ है। इसी प्रक्रिया के चलते हम लोग को पता चला सुकालू लोहार, ये यूपी और बिहार के बॉर्डर पर निवास करते थे, बहुत ही गरीब परिवार के थे, सीमा पर थे, सुकालू लोहार। वहां से वह व्यक्ति जिसके घर खाने तक को नहीं था, वह व्यक्ति वहां से निकल करके डांडी मार्च तक की यात्रा तय किया। और उसके बाद आकर के अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा, जेल गया, सजा काटी और बाद में
वह व्यक्ति अभी कुछ साल पहले ही मरा, लेकिन मरते हुए भी वह व्यक्ति दुखी था कि कैसे शहीदों को देश भुला देता है, कैसे राजनीतिक लड़ाकुओं को भुला देता है, देश के महापुरुषों को भुला देता है, क्योंकि सरकारें बनी तो सुध ही नहीं ली। आपने सुना होगा चंद्रशेखर आजाद की माताजी दर दर ठोकर खाते खाते मरी हैं। हम किस जीवन देश में जी रहे हैं, किस परिवेश में जी रहे हैं कि जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया उनके घर वाले इस तरह की सजा भुगते हैं, और जिन्होंने पिछली पंक्ति में रह करके सदैव एक भवन के कंगूरे पर बैठ करके हमेशा लाभ उठाया, वे सरकारें चलाते रहे, लाभ उठाते रहे, सुविधा भोगते रहे, तो यह चीज़ तो अब नहीं चलेगी। और इनसे हैं हम, इन्हीं चीज़ों पर प्रकाश डालने के लिए तैयार की गई है। अच्छा जी, उद्देश्य यही था कि कुछ ऐसा हो जैसे उस सही चीज को फिर से हम लोग लाएं, मतलब उसका सीधा सीधा पारदर्शिता रखें। जिन्होंने जितना योगदान किया हमको उनके हिस्से का उनको श्रद्धांजलि देनी पड़ेगी, हिस्से का तर्पण देना पड़ेगा, उनको याद करना पड़ेगा, अपनी यादों में उनको बसाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्हीं के रक्त हम हैं। जी हाँ। और उनको हम याद करेंगे तो हमको गर्व का अनुभव होगा, और वो जहाँ भी होंगे, उनकी आत्मा जहाँ भी होगी, वहाँ से उनको हमारे ऊपर उनका स्नेह बरसेगा, यदि हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देंगे तो। जैसे वीर सावरकर आज इतिहास में नज़रअंदाज कर दिए गए, जबकि वीर सावरकर के योगदान को, वीर सावरकर के त्याग को, वीर सावरकर के शौर्य को, वीर सावरकर की दूरदर्शिता को यदि देखा जाए तो कदाचित कोई सामने ठहरने वाला नहीं मिलता, लेकिन वो एकदम साइड में टाल दिए गए। उनके बारे में इतिहास में भ्रांतियां फैलाई गई, माफी वीर कह करके पता नहीं क्या क्या उनके बारे में फैलाया गया। तो इस तरह की बातें यदि होंगी तो हमारे पूर्वजों को चैन नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, उनकी आत्मा भटकेगी कि हमने कैसे निकम्मों को पैदा किया, जो निकम्मे इतने कृतज्ञ हो गए, जो अपने पूर्वजों को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे सकते। जैसे एक योद्धा की आसाम से ही बात करें जी, कनकलता बरुआ, 18-19 साल की लड़की, साधारण घर की, जिसके घर के गार्जियन को, अभिभावकों को पता तक नहीं था कि वह लड़की क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग ले रही है जी। और वह लड़की घर से जाती थी, चोरी से क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेती थी, और उनको सर्वप्रथम महिला होने का गौरव प्राप्त है आसाम का, जिन्होंने पहली बार झंडा फहराया। और तिरंगा झंडा फहराते हुए वह वीर बाला कनकलता वहां उपस्थित ड्यूटी पर दारोगा से निवेदन करती है कि भैया मुझे झंडा फहरा लेने दो, ये देश का झंडा है, आप फहरा लेने दो, और हम अहिंसक हैं, कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, कोई हिंसा नहीं फैलाएंगे। लेकिन वह दारोगा अंग्रेजों का दारोगा था, उनकी नौकरी करता था, वह नहीं सुना, और झंडा फहराते हुए, और फहरा भी नहीं सकी, रखते हुए गोली चली और वो जो है गिर पड़ी। उसके बाद दूसरे वीर ने उस झंडा को थामा और उसने फहराया, गोली लगी और वो भी गिर गया, खत्म हो गया। परिणाम क्या हुआ कि दरोगा ड्यूटी करता था, लेकिन शायद उसके अंदर कुछ प्रतिशत भारत की गरिमा थी, संस्कृति थी, लाज थी, और वो 15 दिनों के अंदर आत्मग्लानि में कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। ऐसी कहानियां देश को पढ़ाने की जरूरत है, ताकि बच्चे आज के जाने, आज की पीढ़ी जाने कि क्या क्या हुआ है। आप जब बता रहे हैं तो खुद ही मेरे अंदर भी कैसे भाव आ रहे हैं, और मैं सचमुच जो हूँ श्रद्धा से उनको नमन कर रही हूँ मन ही मन, और काफ़ी प्रफुल्लित हो रही हूँ, और कहिए कि रोमांच हो रहा है सुन करके कि ऐसी शौर्य बालाएं हमारे देश में हैं। देश में हैं जी। लक्ष्मीबाई की पीढ़ियां खत्म नहीं हुई जी, वो आज भी चल रही हैं, लेकिन उनको सामने लाने की जरूरत है। पर्दे के पीछे ढकेल देने से सच्चाई छुप जाती है, उसको सामने लाने की जरूरत है। यदि हम और बात करें, दिमासा जो काफी पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, असम का जनजाति माने जाते हैं,
दिमासा में शंभुधन फंगलूसा हुए। ये इतने बड़े क्रांतिकारी वीर थे कि अंग्रेजी सेना जब इनके सामने आई तो इनके सैनिक को देखकर और इनकी बड़ी तलवार को देखकर दहशत फैल गया और ब्रिटिश हुकूमत पीछे भाग गई। अंत में ब्रिटिश हुकूमत ने जो पुरानी उनकी पॉलिसी थी, फूट डालो और राज करो जी, उसको अपनाया और एक महिला को उनके घर में लगा दिया कि जाओ दोस्ती करो उनके घर के लोगों से और हमको भेज दो। कहा जाता है कि शंभुधन फंगलूसा के पास एक ऐसी तलवार थी कि वह तलवार उसके पास रहते हुए कोई उनका बाल बाका नहीं कर सकता था। वह महिला गई, उनके परिवार से दोस्ती की, छुप करके उनकी तलवार को छुपा ली, चोरी कर ली, गायब कर दी और उसके बाद अंग्रेजों को उसने बताया कि वो अकेले घर में हैं। अंग्रेज गए, आक्रमण किए, उनको पकड़े और उसके बाद उनको सजा दी गई धोखे से। तो हम ऐसे अपने पूर्वजों को भूल बैठे हैं, इतिहास में चर्चा नहीं करते। महावीर सिंह की बात करें, बहुत कम लोग होंगे देश के जो महावीर सिंह के नाम को जानते होंगे जी, लेकिन वह महावीर सिंह जो चंद्रशेखर के साथ, जो भगत सिंह के साथ, जो राम प्रसाद बिस्मिल के साथ तमाम क्रांतिकारी योजनाओं में शामिल होते रहे, उसके बाद उनको जो है काला पानी की सजा हुई। वो इतने मजबूत इरादे वाले थे कि जब उनके पिताजी ने शादी की बात की तो बोले नहीं, भारत माँ को आज़ाद कराएंगे, उसके बाद शादी का ख्याल मन में आएगा, नहीं आ सकता। और वो घर छोड़ के निकल गए और पिताजी ने भी उनको निकलने दिया खुशी मतलब के साथ। पूरे परिवार का परिवेश, जैसे भगत सिंह का परिवार था वैसे इनका भी परिवार। और दुखद क्या है कि काले पानी में जेल के अंदर इनको जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश की गई, नहीं खाए। 10-12 पहलवान मिलकर के इनको जबरदस्ती पटक करके इनके मुंह में दूध डालने की कोशिश करते थे। जब सभी लोग हार गए तो उनके मुंह में पाइप डाल करके दूध पिलाने की कोशिश हुई। वह पाइप उनके मुंह में, पेट में जाने के बजाय वो फेफड़े में जाकर के फंसी और वह तड़फते हुए उनकी जान निकली है। बाप रे, हम ऐसे पूर्वजों को भूल बैठे हैं। सच है। तो हम कौन सा इतिहास पढ़ा रहे हैं? क्या जर्मन का लिखा हुआ, मैक्स मुलर का लिखा हुआ, क्या ऐसे लोगों का लिखा हुआ जिनका कोई योगदान नहीं है? क्या विदेशियों का लिखा हम इतिहास पढ़ेंगे? यदि ऐसा हम करेंगे तो हमको गर्व किस बात का होगा? तो आज जो हमारी स्थिति है, जो हम अपने पूर्वजों के प्रति ही भटके हुए हैं, उसको पुनः याद दिलाने का एक प्रयास है, इनसे है। तभी हमें भारतीयता पे गर्व होगा कि हम भारतीय हैं। जी। और हम अपनी आज़ादी को बनाए रखेंगे, क्योंकि यह भी एक चुनौती है कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आज वही स्थिति है कि हमारे पूर्वजों ने बलिदान दे करके, सब कुछ न्यौछावर करके आजादी तो लाई, लेकिन इसको बचाना भी हमारा दायित्व हो जाता है। और कब बचेगा? जब हम अपने पूर्वजों के शौर्य को जानेंगे, उनके मार्ग को जानेंगे, रास्ते को जानेंगे। और एक चीज और है कि हम सबसे पहले अपने स्वार्थ और निजत्व से हट करके केवल आत्म केंद्रित अपने अभी सुख सुविधाओं को छोड़ करके जब हम थोड़ा देश के बारे में सोचेंगे तब जाकर के हमारी देश की जो अखंडता है, उसकी संप्रभुता है, वो बची रहेगी। उसमें ये एक महत्वपूर्ण योगदान इस पुस्तक का है। बिल्कुल निसंदेह। और एक चीज और रखा गया है कि हम इसमें इस पुस्तक को बनाते हुए जो आजादी की परिभाषा है वो प्राय राजनीतिक और भौगोलिक आजादी बन के रह जाती है। बहुत सही। यह भारत है, यह पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, रूस है, चीन है। भौगोलिक सीमाएं निर्धारित होती हैं और राजनीतिक आजादी की बात हो जाती है, अपनी सरकार बन जाए। जो हम लोगों ने संकल्पना इस पुस्तक में की है वह सिर्फ राजनीतिक और भौगोलिक आजादी पर ही हम नहीं रुके हैं। हमारी संकल्पना आती है कि जिन महापुरुषों ने हमको शैक्षिक आजादी दी, जी, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय बनाए थे,
आज के 2500 साल पहले। हम उन पूर्वजों को भूल करके कोई आज़ादी नहीं बना सकते। उनका योगदान था हमको बनाने में, पीढ़ियों पीढ़ियों को उन्होंने बनाया, जिसको कि कुछ बर्बर लोगों ने आकर के जला दिया, बर्बाद कर दिया पूरा। हाँ, और दूसरी बात है शैक्षिक आज़ादी के साथ सामाजिक आज़ादी, वैचारिक आज़ादी, शिक्षा सीधा संबंध विचारों से। मतलब जो संप्रभुता है वो हर क्षेत्रों में हमको मिले। जी। जब हर क्षेत्र में हम आज़ादी को पाएंगे तभी जाके असल आज़ादी हमको मिलेगी और हम उस आज़ादी के कीमत को समझकर आगे भी बना रखेंगे, उसको बनाने में सक्षम होंगे। तो हमारा ध्यान, हम लोगों का ध्यान ये सारे तरह की आज़ादी पर है कि हम हर तरह से अपने को स्वतंत्र होकर के सोचें। और जी, और इसके अलावा जो है, जैसे कि आज हम लोग पुस्तक के बारे में और आज़ादी की परिभाषाओं के बारे में आपने इतना सुंदर उसकी व्याख्या की, तो मैं एक संपादक के आप हैं, उसके नाते मैं जानना चाहूँगी कि आपका जो संपादन का जो सफ़र था वो किन किन चुनौतियों और कठिनाइयों से, मैं कठिनाई शब्द तो इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि आप बिल्कुल ही दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि हमको ये पुस्तक लिखनी है या संपादित करनी है इस पुस्तक को जी। तो किन किन चुनौतियों का आपने सामना किया? हाँ, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा, 2 लाइन जोड़ूंगा जी। कब तक फर्जी इतिहासों में, कब तक फर्जी इतिहासों में सच्चाई झुठलाएंगे जी। कब तक अमर शहीदों को आतंकी कहलाएंगे। वाह। कब तक अमर शहीद हमारे आतंकी कहलाएंगे। जी। दुख कब होता है जब हमारी एक पीढ़ी, एक 30 साल की पीढ़ी, ये आपका यदि 1915 से लेके 1935 तक का समय ले लें, जिन लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, क्रांतिकारियों ने, आज भी इतिहास की पुस्तक उनको आतंकवादी कहती है, उग्रवादी कहती है। ये कितना चिंता का विषय है हमारे लिए। बिल्कुल गंभीर तो चिंतन है। इस पुस्तक को बनाते हुए सबसे बड़ी चुनौती थी कि जो लकीरें खींची गई हैं वो इतनी गहरी हैं, इतनी फर्जी तरीके से खींची गई हैं, इतने फर्जी सबूत इकट्ठे करके खींची गई हैं कि उनके साथ चल के कोई नई लकीर बनाना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम था। जी। जैसे हमारे यदि क्रांतिकारियों को आतंकवादी और उग्रवादी संज्ञा से संबोधित किया गया है, तो उनके से अलग हट करके जब हम उनको महापुरुष कहते हैं, सपूत कहते हैं, तो हमारे सामने चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। इस पुस्तक में एक और प्रमुख चीज आई चुनौती बनकर, लोगों के जन्म और मृत्यु के बारे में जी बहुत सारी जानकारियां नहीं मिल पाई। हाँ, क्योंकि बहुत यहाँ सारे पर भी... जी, बहुत आलोचक भी आए, हमसे बात हुई, पुस्तकों की समीक्षा हुई, शिकायत की कि आपने जन्म और मृत्यु को ज्यादा नहीं दिखाया या आपने विस्तृत जीवन परिचय नहीं दिया। तो इस पुस्तक को बनाते समय ही हम लोगों ने विचार किया था जी कि हमारा लक्ष्य जीवन परिचय को देना नहीं है, उनके कार्यों को, हमारा महत्व लक्ष्य है उनके प्रमुख कार्यों को महत्व देना, जो कार्य आज भी प्रेरणादायक बन करके आज की पीढ़ी को संवार सके, आज की बाद की पीढ़ियों को भी वो राह दिखा सके। जैसे यदि हम देखें, सुकालू लोहार की बात करें, नागनिका की बात करें, या ऐसे बहुत सारे हमारे महापुरुष हैं, नंगबा हैं, यहाँ पोतकिन सांगमा है, ये लोग तो हैं। वो किस सन में और किस हिसाब से वो उनका जन्म हुआ, बीरापासी, हाँ। बीरापासी हो गए, रायणिया हो गए, बहुत सारे लोग। अब इनके मुश्किल क्या है, ये साधारण घरों के सपूत थे। जब साधारण घर के बच्चे थे तो इनके बारे में जन्म से कोई विस्तृत जानकारी नहीं थी। जब इन्होंने ऐसा बढ़ करके उल्लेखनीय काम किया, जब लोगों का इनकी तरफ ध्यान गया, जब ध्यान गया तो लोग बैक में जाकर इनकी जानकारी लेना चाहे तो सारी जानकारियां नहीं मिली। तो हम लोगों ने इनके योगदान पर, इनके कार्यों पर फोकस किया है।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और साथ ही साथ जो है आपने बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी बातों का उल्लेख किया कि हमारे दर्शक इस पुस्तक को, इनसे हैं हम, इसको देख करके पढ़ने की अभिलाषा ज़रूर करेंगे, उनकी लालसा ज़रूर होनी चाहिए। और बहुत ही जल्दी पेपर बैक में भी डॉक्टर अवध जी ने कहा है कि उपलब्ध कराएंगे और अपने इतिहास को जाने, उस गरिमामय इतिहास को जाने कि जिसने स्वर्णिम स्वतंत्रता की सांसें हमें दी हैं। हर सांस इनसे है हम का कर्जदार है, क्योंकि ये वीर, ये शहीद, ये हैं, थे, रहेंगे, क्योंकि जब तक ये हैं हमारे बीच तब तक हमारी ये सांसें आज़ाद हैं। अब देश हमारे हाथ में है, आने वाली पीढ़ी के हाथ में है। तो आइए मिल करके अमृत महोत्सव में ये प्रतिज्ञा करें कि देश अखंड रहे, हम सब मिल करके विकास की ओर कदम बढ़ाएं और अपने स्वर्णिम इतिहास को दोहराएं, उन्हें स्मरण करें और वीरों को श्रद्धांजलि देते हुए सादर नमन करें। डॉक्टर अवधेश कुमार अवध जी, आप इस स्टूडियो में आए, चूँकि इस पुस्तक के संपादक से हमारी लगातार बातचीत हुई और सीधी सीधी बातचीत हुई। हम बहुत ही अपने को भाग्यवान मानते हैं कि आप यहाँ पे आए, और आपको आने वाली पुस्तकों के लिए अनंत शुभकामनाओं के साथ मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। बहुत बहुत और साथ ही मेरे प्यारे दर्शकों, मैं अनीता पंडा दूरदर्शन मेघालय की ओर से आपकी विदा लेती हूँ। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक देश के वीर शहीदों को नमन। आप स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।